मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, आज पुनः क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। समरेख बिंदु से। विद्यार्थियों, ऐसे बिंदु जो एक ही सीध में होते हैं, इस प्रकार के जो बिंदु होते हैं समरेख बिंदु कहलाते हैं। जैसे सपोज दैट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बहुत सारे बिंदु ले सकते हैं, एक ही सीध में है। तो इस प्रकार के बिंदु जो होते हैं समरेख बिंदु कहलाते हैं। और समरेख बिंदु को अगर आपस में मिलाएं, देखिए अगर हम इन बिंदुओं को मिला रहे हैं विद्यार्थियों, तो क्या बन रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर इन बिंदुओं को हम मिला रहे हैं तो देख रहे हैं कि एक रेखा का निर्माण हो रहा है। तो मीन्स एक प्रश्न और बनता है कि समरेख बिंदुओं से केवल एक रेखा का निर्माण हो सकता है, या इसको इस तरह कह सकते हैं कि जो ये रेखा होती है समरेख बिंदुओं का एक समुच्चय होती है, समूह होती है। देख रहे हैं बहुत सारे जब समरेख बिंदु समूह में बनते हैं तो रेखा का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको कह रेखा जो होता है ये समरेख बिंदुओं का एक समुच्चय होती है। अथवा ये कह सकते हैं कि समरेख बिंदुओं से केवल एक रेखा का निर्माण हो सकता है। अब आगे आते हैं असमरेख बिंदु। अब इस प्रकार के जो बिंदु होते हैं वो एक सीध में स्थित नहीं होते। सपोज दैट जैसे एक बिंदु यहाँ लिए, एक यहाँ लिए, एक यहाँ लिए, तो ये देखिए ए बी सी तीन बिंदु हमने लिया, देख रहे हैं कि एक सीध में नहीं है। तो इस प्रकार के जो बिंदु होते हैं वह समरेख बिंदु कहलाते हैं। अब कुछ और इसी में चीजें देख लेते हैं कि एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से तो हम ये बिंदु एक लेते हैं, इसमें देख रहे हैं जितनी रेखा चाहे खींच सकते हैं। एक हो गई, 2, 3, 4, 5 देख रहे हैं। इस बिंदु से अनगिनत हम रेखाएं खींच सकते हैं। तो एक बिंदु से अगर पूछा जाए कितने रेखाएं खींच सकते हैं, तो सीधा सीधा आपका जवाब होगा एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब दो बिंदु से देख लीजिए, दो बिंदु से क्या होता है, कितनी रेखा खींची जा सकती है। जैसे एक बिंदु यहाँ लिए, एक यहाँ लिए, ए है और बी है, तो इस तरह से इनको हम मिलाते हैं तो इस तरह से एक ही रेखा का निर्माण हो सकता है। तो मीन्स आप बता सकते हैं दो बिंदु से केवल एक रेखा खींची जा सकती है, एक रेखा दो बिंदु से। अब आगे बढ़ते हैं। तीन बिंदु जो असमरेख हो, तीन बिंदु जो असमरेख हो, एक सीध में न हो, तो कितनी रेखा खींची जा सकती है। तो एक बिंदु हमने यहाँ लिया, एक यहाँ लिया, एक यहाँ लिया, और अभी हमने पढ़ा कि दो बिंदु से एक रेखा खींची जा सकती है। तो देखिए हमने दो बिंदुओं को मिलाया इस तरह से, एक रेखा एक हो गई। इस दो बिंदु को मिलाया तो देखिए एक रेखा एक आपकी ये हो गई, और इस तरह से इन दोनों बिंदु के पॉइंट सी है आपका, और इस पॉइंट ए से मिला रहे हैं तो इस तरह से एक रेखा एक निकल। तो देख रहे हैं कि ये आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट आपका सी है। तो देख रहे हैं तीन बिंदु असमरेख हैं, तो इन तीन बिंदुओं से तीन रेखा खींची जा सकती है, तीन रेखा। आगे बढ़ते हैं। चार बिंदु जो असमरेख हो, कितने बिंदु, चार बिंदु असमरेख, चार बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है। चार बिंदु लीजिए, एक लिए, दो लिए, तीन लिए, चार। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। अब देखिए दो बिंदुओं से एक रेखा, दो बिंदुओं से एक रेखा, दो बिंदुओं से दो बिंदुओं से एक रेखा, ए बिंदु है आपका, एक बिंदु ये है, और ये एक बिंदु ये है आपका। दो बिंदु से एक रेखा, और दो बिंदु से
एक रेखा और 2 बिंदु से एक रेखा। तो इस तरह से देख रहे हैं L1 कहिए, L2 कहिए, L3 और आपका ये हो गया L4 और ये हो गया L5, ये हो गया L6। इस तरह से 4 असमरेख बिंदुओं से 6 रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी? 6 रेखाएं। 5 बिंदु ले लीजिए, देखिए कितनी रेखाएं खींची जाती हैं जो असमरेख हों। 5 बिंदु, 1 2 3 4 5। 2 बिंदु से एक रेखा L1, 2 बिंदु से एक रेखा L2, 2 बिंदु से एक रेखा L3, 2 बिंदु से एक रेखा L4, 2 बिंदु से एक रेखा L5, 2 बिंदु से एक रेखा L6, 2 बिंदु से एक रेखा L7, 2 बिंदु से एक रेखा L8, 2 बिंदु से एक रेखा, 2 बिंदु से। तो देख रहे हैं कि L10 हो गया और L आपका 9 हुआ था ये वाला। तो देख रहे हैं कि अगर 5 असमरेख बिंदु हैं तो इनकी सहायता से 10 रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसी तरह से आप और बहुत सारे असमरेख बिंदु लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके आगे छोटे छोटे बिंदु ले रहे हैं। ये सारे जो हैं बेसिक हैं आपके रेखागणित के, जो आगे आने वाली क्लासेस में बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं। तो थोड़ा सा समतल पृष्ठ के बारे में पढ़ सकते हैं। ऐसे पृष्ठ जिसमें कोई भी वस्तु रखने पे लुढ़क जाती है, तो इस प्रकार नहीं, लुढ़कती नहीं है। समतल पृष्ठ में जब कोई चीज़ आप रखते हैं तो लुढ़कती नहीं है, गिरती नहीं है। तो इस प्रकार के जो पृष्ठ होते हैं वो समतल पृष्ठ कहलाते हैं। इसमें उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जैसे मेज हो गई, पुस्तक हो गया, श्यामपट्ट हो गया, ये सब आपके समतल पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ की जब बात आती है, वक्र पृष्ठ, तो ये ऐसे पृष्ठ होते हैं जब इसमें कोई भी चीज़ आप रखेंगे तो गिर जाएगी अथवा लुढ़क जाएगी। तो इसके उदाहरण से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे आप ग्लोब ले लीजिए, गेंद ले लीजिए और आप गोला ले लीजिए लोहे का। ये सारे जब एग्जाम्पल आपके दिमाग में आएंगे तो खुद ही समझ में आएगा कि वक्र पृष्ठ क्या होता है, समतल क्या पृष्ठ होता है। इनकी भी ज़रूरत पड़ती है, ये भी बेसिक चीज़ है, इसको भी जानना ज़रूरी है। अब आगे चलते हैं। अब आज हम मेन फोकस हमारा रहेगा त्रिभुज पे। आज का चैप्टर आपका मोस्टली है त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो त्रिभुज को समझने के लिए सबसे बात क्या है, सबसे पहले जाने कि त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज जो होता है, जैसे अगर हम 3 बिंदु आपके ले रहे हैं और तीनों बिंदुओं को इस तरह से मिलाते हैं तो कोई एक आकृति बनती है। तो ये बिंदु आपका हुआ पॉइंट ए, हुआ पॉइंट बी, हुआ पॉइंट सी। अब ये आपकी 3 भुजा हो गई, ए बी भुजा, बी सी भुजा और सी ए भुजा। तो इसका ये है 3 भुजाओं से घिरा क्षेत्र जो होता है त्रिभुज कहलाता है। 3 भुजाओं से बंद आकृति जो होती है वो त्रिभुज कहलाती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसकी बेसिक चीज़ें जानने की ज़रूरत है। अब इसको अगर इस तरह से हम थोड़ा सा मिटा दें तो इस तरह से आपका त्रिभुज दिखाई देगा। अब ए बी सी 3 पॉइंट आपका है, ए बी सी। अब देखिए त्रिभुज जो होता है, सबसे पहली बात कि त्रिभुज का ये अंतः क्षेत्र होता है। त्रिभुज की भुजाओं के अंदर का जो क्षेत्र होता है अंतः क्षेत्र कहलाता है, और त्रिभुज के बाहर वाला जो एरिया होता है बाह्य क्षेत्र कहलाता है। अब और चीजें जानने की जरूरत है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले तो त्रिभुज में 3 भुजा होती है। पहला पॉइंट हो त्रिभुज में, ये त्रिभुज का चिन्ह है आपका। अगर ऐसे लिखा हो इसको त्रिभुज पढ़ते हैं, त्रिभुज।
ये होता है। तो त्रिभुज में क्या क्या चीजें होती है ये हम देखेंगे। पहला पॉइंट, तीन भुजा होती है, तीन भुजा। अब इस त्रिभुज जैसे ABC है, अब इस त्रिभुज का नाम अगर देना चाहे तो त्रिभुज ABC में तीन भुजा कौन कौन सी है? AB, BC और CA। फिर इसमें तीन शीर्ष होते हैं, तीन शीर्ष जैसे त्रिभुज के शीर्ष। दूसरा पॉइंट, त्रिभुज के शीर्ष, इसमें A है, B है और C है। अब अगर इसमें आपको डेफिनेशन पूछा है शीर्ष क्या है, तो त्रिभुज की दो भुजाएं जिस उभयनिष्ठ बिंदु पे मिलती हैं। जैसे त्रिभुज का A उभयनिष्ठ बिंदु है, B मान के चलिए, इसमें A वाली भी भुजा आ रही है, A वाली भुजा या यहाँ इस बिंदु से भुजा निकल रही है तो इस बिंदु से भुजा निकल रही है, या दो भुजाएं जिस उभयनिष्ठ बिंदु पे मिलती हैं, यह उभयनिष्ठ बिंदु जो होता है त्रिभुज का शीर्ष कहलाता है। अब इसके बाद त्रिभुज की दो भुजाएं जिस उभयनिष्ठ बिंदु पे मिलती हैं या शीर्ष पे मिलती हैं तो यहाँ पे अंतःच्छेद में कोण बनता है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि त्रिभुज में तीन कोण भी बन रहा है। तो तीसरा पॉइंट निकलता है त्रिभुज के कोण। कितने कोण होते हैं त्रिभुज में? क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज में तीन कोण, तीन अंतः कोण लिखेंगे, अंतः कोण, तीन अंतः कोण होते हैं। अब कौन कौन से कोण है देख लीजिए जल्दी से। एक है कोण A, दूसरा है कोण B और तीसरा है कोण C। और चौथा इसकी एक और चीज मालूम है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, सपोज दैट कि कोण 1 है, कोण 2 है, कोण 3 है, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है वह 180 अंश होता है। इसको बाद में और डिस्कस करेंगे हम, बल्कि हम इसको बता देते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोण 180 अंश कैसे आता है, इसकी चर्चा तुरंत समझा देते हैं, सिद्ध करके बता देते हैं। सबसे पहले सिद्ध करो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक त्रिभुज बनाते हैं। एक हमने त्रिभुज ABC बनाया, तो दिया है आपका त्रिभुज ABC। अब इसमें आपको सिद्ध करना है, कोण अगर 1 ले लें, कोण 2 ले लें, कोण 3, तो कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश से आपको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए अभी आप पिछली जो क्लासेस 2 हुए हैं उसमें आपको संगत कोण, एकांतर कोण सारी चीजें बताई गई हैं। तो इसी में से हम एक इसमें बिना रचना के हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं, तो एक रचना ये करते हैं। रचना हमने ये किया कि ये जो त्रिभुज ABC में BC भुजा जो है इसके समांतर एक हमने रेखा EE बनाया, EF की रचना किया जो कि ये बिंदु से होके जाती है। तो रचना हमने क्या किया, BC भुजा के समांतर हमने एक EF रेखा की रचना कर दिया। इस तरह ये हमने रचना किया। अब इसको उत्पत्ति देखते हैं कैसे प्राप्त होता है। तो यहाँ पे इस कोण को हम मान लेते हैं कोण 4 है, इस कोण को मान लेते हैं कोण 5। तो यहाँ पे समझिए आप कि सपोज दैट यहाँ से जैसे हम ये वाला पॉइंट F है और ये पॉइंट यहाँ पे A है, A से हम इधर C पे जाते हैं, पॉइंट C पे जाते हैं, C से फिर हम B की तरफ लौटते हैं। तो देख रहे हैं ये कोण आपका ये 4 है और ये कोण आपका 3 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं अगर ये दोनों समांतर हैं, क्योंकि हमने रचना किया BC के समांतर EF की रचना किया तो AF भी समांतर होगा। तीस दशा में कोण 4 और कोण 3 एक दूसरे के एकांतर कोण होंगे। देख रहे हैं ये दो समांतर रेखा है, तिर्यक रेखा है, विपरीत और बने कोण, और इसको जेड अच्छा से अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो यहाँ पहला आपका पॉइंट मिलता है कोण 4 बराबर होगा कोण 3 के। क्यों होगा? क्योंकि एकांतर कोण है। और रचना हमने क्या किया, BC भुजा जो है
वो समांतर है, ये कह सकते हैं। इसके बाद फिर देखिए इसको हम इधर निकालते हैं, पॉइंट आपका ई है, ई से हमने पॉइंट ए पे गया, ए से हमने बी पे आया और बी से हम सी की तरफ चले जाते हैं। तो देख रहे हैं कोण ये 5 बन रहा है यहाँ पे, और ये देखिए बी पॉइंट पे कोण 2 बन रहा है। तो यहाँ पे हमको देख रहे हैं कि ये जेड बन रहा है, ये दोनों समांतर है, इस कंडीशन में दोनों एकांतर कोण होंगे। तो यहाँ पे मुझे कोण 5 बराबर मिल रहा है कोण 2 के। ये आपका समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ये भी इसी को फॉलो कर रही है, एकांतर कोण ये भी बन रहा है, और आपका है वो समीकरण 2। अब इसके बाद हम एक और समीकरण बनाते हैं, तभी ये सिद्ध हो पाएगा। तो यहाँ पे अगर ये देखिए सरल रेखा के एक ही बिंदु पे 3 कोण बन रहे हैं, कोण 1, 4 और 5, और सरल रेखा के एक ही बिंदु पे बने कोणों का योग 180 अंश होता है, जिसको हम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं, कोण 1 धन कोण 4 धन कोण 5 बराबर 180 अंश। सरल रेखा के एक ही बिंदु पर बने कोण, जब इतना लिख देते हैं समझ में आ जाता है, आपका समीकरण हो गया 3। अब यहाँ पे हम लिखते हैं समीकरण 1, 2 एवं 3 की सहायता से। तो ध्यान से देखिए, अगर हम समीकरण 1, 2, 3 का यूज करते हैं तो यहाँ पे कोण 4 बराबर है कोण 3 के, तो यहाँ पे हम कोण 4 की जगह लिख सकते हैं कोण 3, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। अब कोण समीकरण 2 में देखते हैं कोण 5 के बराबर है कोण 2, तो कोण 5 की जगह हम लिखते हैं कोण 2, और इसके बराबर ऑलरेडी 180 अंश है। तो इस तरह से देखते हैं कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर हो जाता है आपका 180 अंश। ये प्रूव भी हो गया कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अब आगे चलते हैं, त्रिभुज में और कुछ बातें समझते हैं। अब त्रिभुज भुजाओं के आधार पे और त्रिभुज कोणों के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं इसकी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, तो पहला तो होता है समबाहु त्रिभुज भुजाओं के आधार पर, दूसरा होता है आपका समद्विबाहु, तीसरा होता है आपका विषमबाहु त्रिभुज। इसको जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज जो होता है, पहला हम समझा रहे हैं ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है। सपोज दैट इस तरह से हमने एक त्रिभुज बनाया, ए बी ये त्रिभुज हमने बनाया ए बी सी, और ये भी 3 सेंटीमीटर का है, ये भी 3 सेंटीमीटर का है, ये भी 3 सेंटीमीटर का है। मीन्स यहाँ पे ए बी भुजा जो है, बी सी भुजा जो है, सी ए भुजा के बराबर है। तो अगर ये तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इस दिशा में यह है आपका समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। दूसरा इसमें समद्विबाहु त्रिभुज, एक भुजा हमने खींचा, एक भुजा हमने खींचा, और इस तरह से इसको मिला दिया, तो ए बी सी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो। ए अगर 4 सेंटीमीटर है, ए भी 4 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर। तो देख रहे हैं इस त्रिभुज की दो भुजा ए बी और ए सी आपस में बराबर है, मीन्स ए बी बराबर ए सी। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तीसरा विषमबाहु त्रिभुज हम देख लेते हैं। विषमबाहु त्रिभुज, इसमें आपको इस तरह से ए बी सी 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर देख रहे हैं। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान है, बराबर नहीं है, तो इस प्रकार के त्रिभुज जो होते हैं वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसी को हम और आगे पढ़ते हैं कोणों के आधार पर। अभी हमने क्या पढ़ा था, भुजाओं के आधार पे, अब हम पढ़ेंगे कोणों के आधार पे त्रिभुज के प्रकार।
कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। एक न्यून कोण त्रिभुज होता है, दूसरा आपका समकोण त्रिभुज होता है, और तीसरा आपका अधिक कोण त्रिभुज होता है। इनको भी जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण की परिभाषा आप जानते हैं कि ऐसे कोण होते हैं जो 0 से बड़े होते हैं और 90 से छोटे होते हैं। मीन्स आपका न्यून कोण जिस त्रिभुज के तीनों अंतः कोण जो होते हैं न्यून कोण होते हैं, तो इस प्रकार का जो त्रिभुज होगा वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। दूसरा आपका समकोण त्रिभुज जो होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो। जैसे एक कोण इसका 90 अंश का है, ABC एक त्रिभुज है और कोण ABC बराबर 90 अंश है, तो इस कंडीशन में यह त्रिभुज जो होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। तीसरा भी बड़ा इजी है। तीसरा आपका अधिक कोण त्रिभुज है। तो अधिक कोण त्रिभुज में आप क्या करते हैं, ABC एक इस तरह से त्रिभुज बनाते हैं, और अधिक कोण की परिभाषा आप जानते हैं। अधिक कोण जो होता है यह आपका 90 अंश से बड़ा होगा और 180 अंश से छोटा होगा। इस प्रकार कोण अधिक कोण कहलाते हैं। और इसमें डिफिनीशन है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण मतलब 90 अंश से बड़ा होगा और 180 अंश से छोटा होगा, तो इस प्रकार के जो त्रिभुज कहलाते हैं वह आपके अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कोण ABC आपका अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा। तो इस तरह से क्लियर हो गया त्रिभुज के प्रकार, भुजाओं के आधार पे और कोणों के आधार। अब आगे और पढ़ेंगे त्रिभुज की सर्वांग समता। त्रिभुज की सर्वांग समता। सर्वांग सम, पहले सर्वांग सम को समझते हैं। सर्वांग सम, सर्वांग सम माने सभी अंग समान। सपोज दैट दो त्रिभुज अगर हम लेते हैं इस तरह से, और BC, और यहाँ पे एक त्रिभुज लेते हैं PQR, तो इसमें ABC को PQR पे रखने पे यह त्रिभुज इसको पूरा पूरा ढक ले, तो इस दशा में ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। जैसे त्रिभुज ABC सर्वांग सम, और सर्वांग सम को इस चिन्ह से दर्शाया जाता है। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको सर्वांग सम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे त्रिभुज भी सर्वांग सम है, त्रिभुज PQR। अब इसमें क्या होता है कि इसमें संगत भुजा और संगत कोण, जैसे इसमें BC का संगत क्या है, BC का संगत क्या होगा, संगत भुजा क्या होगी QR, और AB का क्या होगा, AB की संगत भुजा AB इस पे जाएगी तो PQ इसके साथ वाली भुजा है, और AC की संगत भुजा क्या होगी, AC की संगत इस पे जाएगी PR पे, तो ये संगत भुजा सेम होनी चाहिए। इसकी लंबाई बराबर हो, इसकी बराबर हो, इसकी बराबर, तभी पूरा पूरा ढहेंगे। फिर इसमें तीन शीर्ष होते हैं। ए कहाँ का, एक ए शीर्ष का संगत शीर्ष, ए शीर्ष का संगत शीर्ष क्या है इस त्रिभुज में, ए कहाँ जाएगा P पे, B कहाँ जाएगा, ये पॉइंट है पे, B कहाँ जाएगा आपका Q पे, और C शीर्ष कहाँ पे जाएगा आपके R पे। तीन शीर्ष होते हैं। और कोण की अगर बात करें तो यहाँ पे ए कोण कहाँ पे जाएगा, कोण ए का संगत कोण क्या है, संगत कोण क्या होगा कोण P, और कोण B का संगत कोण, यही चीजें लिखना है, कोण B यहाँ पे जाएगा कोण Q पे, और कोण C जो है कहाँ जाएगा, कोण C का संगत कोण है आपका कोण R। इस तरह से यहाँ पे ये चीज भी ध्यान देना है कि इस त्रिभुज के तीनों भुजाएं संगत भुजा बराबर हो, और संगत कोण और आपके संगत शीर्ष
एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए, साथ वाले हैं, तो इस कंडीशन में ये दोनों त्रिभुज आपके क्या है, सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम के बारे में और सारी चीजें और देखते हैं कि अगर दो भुजाओं की लंबाई बराबर है, जैसे दो भुजाओं की लंबाई बराबर है तो सर्वांग सम है। दूसरा, दो कोणों की माप समान है तो आपस में सर्वांग सम है। तीसरा, दो वृत्त की त्रिज्याएं समान है तो दोनों वृत्त आपस में सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम का मतलब है कि अगर दो भुजा, अगर ए बी आपकी 5 सेंटीमीटर की है और सी डी भी आपकी 5 सेंटीमीटर की है, तो जब इसको इस पे रखेंगे तो इसको पूरा ढक लेगी। तो सर्वांग सम में क्या होना चाहिए, शेप एंड साइज, सेम शेप एंड साइज। शेप माने आकृति हो गया और साइज माने इसकी माप, अगर बराबर है तो इस कंडीशन में आपके दी गई चीजें आपस में सर्वांग सम होंगी। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए त्रिभुज में कुछ सर्वांग समता के नियम है जिसको हम देख लेते हैं। तो विद्यार्थियों देख लेते हैं, अभी समय है। जैसे पहला पॉइंट लेते हैं हम, जैसे एक त्रिभुज की रचना भी इसमें देखते जाते हैं। जैसे पहला जो है सर्वांग समता की शर्त है। त्रिभुज के सर्वांग समता की शर्तें हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला जो है इसका सर्वांग समता की शर्त कि दो त्रिभुज आपस में से, पहले एक हम रचना कर लेते हैं। जैसे एक त्रिभुज दिया है ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 7 सेंटीमीटर। तो पहले इस त्रिभुज की फट से रचना कर लेते हैं। तो सपोज दैट कि हमने एक ए बी जो है आपकी ए बी भुजा हमने 5 सेंटीमीटर नाप के खींचा, फिर यहाँ पे हमको बी सी खींचना है। बी सी कितना है, 6 है। तो सपोज दैट के लिए 5 है तो इसको हमने इतना 6 लिया और इसी से हमने एक चाप मार दिया, यहाँ पे एक चाप मारा। फिर इसके बाद हम 7 सेंटीमीटर है सी ए, तो सी ए का मतलब 7 सेंटीमीटर हमने थोड़ा और बढ़ाया और ए से और इस तरह से एक चाप मारा, तो इसको यहाँ पे कट करें। तो मीन दिस इज पॉइंट सी। तो देखिए सी ए आपको यहाँ पे मिल गया और आपका बी सी आपका यहाँ पे मिल गया, और ये आपका है बी सी 6 सेंटीमीटर का और सी ए है 7 सेंटीमीटर का। तो कहने का मतलब अगर इसी तरह से एक त्रिभुज हम और बनाते हैं, ये 5 सेंटीमीटर है और ये आपका 7 सेंटीमीटर है और ये आपका एक त्रिभुज आपका जो बनता है, ये मान लीजिए त्रिभुज पी क्यू आर है और ये आपका 6 सेंटीमीटर होता है। तो जब इसको इस पे ले जाएंगे तो ये संगत भुजाएं, जैसे आपका ए बी इस पे जाएगा, सी बी आपका पी आर पे जाएगा, ए बी आपका क्यू आर पे जाएगा, तो ये भुजाएं एक दूसरे को पूरा पूरा ढक ले, सेम है। तो एक इस अगर इस तरह की आपकी कंडीशन मिलती है तो यह दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। तो सर्वांग सम की पहली आपकी शर्त है, ये दो त्रिभुज में संगत भुजाएं आपस में समान होती हैं तो ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। और इसको जैसे भू को भू 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 सर्वांग समता की शर्त से जानते हैं। भुजा, भू मीन्स भुजा, और भुजा का अंग्रेजी होता है साइड। तो इसको आपको यस लेते हैं पहला लेटर, तो इसको यस 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 सर्वांग समता की शर्त भी कहते हैं। तो यह पहली आपकी शर्त मिली भू भू को
ये दो त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में समान होती हैं तो इस प्रकार के त्रिभुज जो होते हैं वो आपस में सर्वांग सम होंगे। तो यह पहली सर्वांग समता की शर्त है, भू 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 अथवा यस यस यस, भुजा साइड 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 अथवा भू भू को। अब और 2-3 और सर्वांग समता की शर्तें हैं विद्यार्थियों। तो नेक्स्ट डे पुनः नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।